हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी को एक बार बच्चे लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आपको बता देता हूं मैं पहले कि बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से की जाती है और जो बच्चा चैप्टर 1-2 छोड़ के जाता है वो 11th के सारे चैप्टर में कंफ्यूजन बना रहता है। तो सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए आज हमारे साथ पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 1। हाँ जी, तो सबसे पहले इसमें हम टर्मोलॉजी के जानेंगे। अगर आप बायोलॉजी के टर्मोलॉजी को समझ गए हैं तो सारे चैप्टर आपको आसान लगेगा। आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायोलॉजी के टर्मोलॉजी को रखा गया है। तो बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से फटाक से करते हैं। हेलो, हाय, सभी कैसे हैं बेटा? फटाक से कमेंट करेंगे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, संध्या का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आभार। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं, तैयार रहिएगा। एक एक पॉइंट, और जो क्वेश्चन इसमें 11th में पूछा जाता है और प्लस जो कंपटीशन में पूछा जाता है, प्लस जो नीट में पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, आप कलम और पेन को रफ को ले लेंगे। पेन, कलम, रफ जो भी लेना चाहे उसको खटाक से ले लीजिए और तैयार हो जाइए पॉइंट नोट करने का। चैप्टर नंबर 1 के कौन कौन से क्वेश्चन को आपको नोट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को आप कंपटीशन में रखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन को नीट में रखेंगे, सभी में क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए सभी लोग, फटाक से उठा लो एनसीईआरटी, पूरा उठा लो। एनसीईआरटी के वन लाइनर पे हम लोग चलेंगे, एक एक शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसको बहुत ही जीवे में बताएंगे। तो तैयार हो जाओ, फटाक से ले लो भाई। जाओ 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 जाओ, उठा लो तुरंत एनसीईआरटी और पेन ले लो, खटाक से बैठ जाओ और सुनहरे शब्दों में लेसन का नाम लिख लो, जीव जगत। और सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नीट में पूछा जाता है सभी क्वेश्चन पे डिस्कस होगी और मैं फोकस कराऊंगा ये क्वेश्चन आपका कहां पे पूछा जाता है। तो खटाक से चैप्टर नंबर 1 डाल लीजिए और लिखते चले जाइएगा, आपका नोट्स बनता तैयार होता चला जाएगा। ओके, फटाक से बैठ जाइए, फटाक से। और पूरी बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, नो डाउट। आप पूरे पूरे क्लास को देखिएगा, पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, पूरे बुक को पढ़िएगा, ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि आप भविष्य में कंपटीशन नीट वगैरह देंगे तो बहुत सारे आपको इससे हेल्प मिलेगी। ये दावा है, बहुत सारी सहायता मिलेगी। तो कहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वहां पे फटाक से बता दूंगा कि बेटा यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और किस में पूछा जाता है। जनरल साइंस में क्या बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके 11th में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके नीट में क्या पूछा जाएगा। ओके 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 ओके, सभी लोग फटाक से तैयार। चलिए, जीव जगत। अब भैया हमारे मन में एक बात आई, जीव जगत। एक बार विचार करो कि संसार में हम जब देखते हैं, संसार में जब हम देखते हैं तो हमें पूरे, अगर सौर मंडल पे देखें, संसार में देखें तो हमें बड़ी अजीब सी कहानी समझ में आती है। कहानी है क्या? कहानी है क्या? कहता है कि देखो, अगर हम 8 ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी पर ही जीवन दिखाई देता है, अन्य ग्रहों में जीवन नहीं दिखाई देता। तो एक प्रश्न मेरे मन में, तुम्हारे मन में भी चलता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? है ना, ये मन में हमारे चलता है कि ऐसा क्यों, और सारे ग्रहों में क्या जीवन नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं? फिर हम सोचते हैं कि जीवन है क्या, वास्तव में जीवन है क्या, ये जीवन है क्या जो अन्य ग्रहों पे नहीं है। हम जीवन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम जीव जगत किसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें जब पता चलता है कि पूरे संसार में, पूरे धरती माता पर बहुत सारे जीव हैं और बहुत सारी उनकी वैरायटियां हैं, अर्थात हम कह सकते हैं विविधताएं हैं।
जैव विविधताएं हैं, जीव की बहुत सारे वैरायटियां हैं, जिसे हम एक शब्द नाम देते हैं जैव विविधता। ओके, तो बहुत सारी वैरायटियों को हम कैसे समझेंगे सर? बहुत सारी जीव जातियां हैं, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक, तो हम किसको किसको क्या कहें, है ना? तो ये सारी बात हम लोग तैयार होंगे। पहला डेफिनेशन आपका सुनहरा आएगा कि जीवन क्या है। भाई साहब, हम जीवन किसे कह सकते हैं? मैं अपने को जीवन कहूं, कि ये पेन को जीवन कहूं, कि ये बोर्ड को जीवन कहूं, कि एक सेल वाले के जीवन कहूं, कि बहुत सारे पौधों को जीवन कहूं, किस पर मैं जीवन कह सकता हूं? क्या जीवन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जीवन हम किसे कह सकते हैं? शुरुआत एकदम बायोलॉजी के बेस पर 0 से होती है, और इस चैप्टर को इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको जरूर पढ़िए। अगर बायोलॉजी के छात्र हैं तो आप जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि आपको यहां पे टर्मोलॉजी कुछ समझ में आएगी। ठीक है, कौन सा हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषाएं आएगी, किसको हम क्या कह सकते हैं, ये सारा हमको सीखने का मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कहता है, देखिए भाई, जीव जगत, और ये यूनिट 1 है, इकाई 1 है, और इस इकाई 1 में बहुत सारी कहानियां हैं। इस इकाई 1 में देखिए, कहता है कि बहुत सारे चैप्टर रखे गए। पहला जीव क्या है, इस जीव जगत वाले में पहला टॉपिक जीव जगत में विविधता क्या है, वर्गीकी क्या है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के सहायता एवं साधन क्या है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग, जीव क्या है। तो यहां पे एक बात बताएं, हम कहते हैं कि जीवन क्या है, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। हमने कहा जीवन क्या है, तो क्या हम सोचते हैं कि जीवन जो हंसना, बोलना, दौड़ना, ग्रोथ करना, यही जीवन है? क्या ये जीवन है? तो हमारे मन में जीवन की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि सर, ऐसा जो पौधे हरे भरे होते हैं वही जीवन होता है, जो जीवन है, जो ग्रोथ करता है जीवन है, हम दौड़ते हैं, हंसते बोलते हैं, ये जीवन है। क्या ये सही परिभाषा है? तो मैं कह दूंगा भाई, ये सही परिभाषा जीवन की तो नहीं सटीक बैठती है, क्योंकि अगर मैं हंसना दौड़ना ऐसे रखता हूं तो क्या पौधे हंसते बोलते दौड़ते हैं? फिर मैं कहता हूं ग्रोथ ही कहता, वृद्धि करता, छोटा सा होता, बड़ा होता है, वो जीवन है। तो मैं कह दूंगा क्या निर्जीव जो नॉन लिविंग है, क्या वो ग्रोथ नहीं करता? तो हमारे मन में फटाक से क्वेश्चन आता है कि पत्थर बढ़ते हैं, पत्थरों की वृद्धि होती है, हम सुने हैं। तो हमने कहा यार, ये जो निर्जीव है वो तो बढ़ता है, सजीव भी बढ़ता है, मैटर क्या है भाई साहब, क्या मामला क्या है? तो हम कैसे जीवन को परिभाषित कर सकते हैं एक सही रूप से, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओके। अब हम परिभाषा पे आते हैं, जीवन की परिभाषाओं पर। ओके बेटा, ओके, चलिए जीवन की सही मायने से परिभाषा पे हम आते हैं। तो एनसीईआरटी देखिए आपसे लिखती है कि जीव क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। तो देखिए, हमारे मन में एक बात आई कि जीवन क्या है, तो हम जीवन को एक अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, फिर एनसीईआरटी पर आते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि जीवन क्या है, तो जीवन में हम कहते हैं, देखो जीवन को जब हम जीवन को परिभाषा देने का या करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे लक्षण जीवों का दिखाई देता है। कौन कौन सा लक्षण है? तो कहता है, देखो जैसे इसमें कहा, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, ग्रोथ करता है सर, छोटे से पौधे होते ग्रोथ करता है, जनन अपने बच्चे पैदा करता है, अपनी संतान बढ़ाता है, और पर्यावरण की प्रति संवेदना, जैसे पर्यावरण चेंज होता है सर, उस जीवन है तो उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो उसी तरह अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण का पूरा सहारा लेता है अपने जीवन को जीने के लिए। ये है। फिर कहता है कि हमारे मस्तिष्क में और भी बहुत सारी बातें चलने लगती है। तो कहता है कि ये अनुकूल क्रिया करता है, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि अपने जीवन को जीने के लिए संवेदना की आवश्यकता। फिर कहता है कि आप इस सूची में उपापचय, मेटाबॉलिज्म, स्वयं की प्रतिलिपियां बनना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना और उद्गम आदि की भी जोड़ सकते हैं कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है। उपापचय, हमारे मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल बनते और बिगड़ते हैं, बहुत सारे केमिकल बनते और बिगड़ते हैं, उसे कहते हैं उपापचय। तो क्या उपापचय को भी जोड़ सकते हैं, अपने को संगठित करते हैं उसको भी जोड़ सकते हैं, या
प्रतिलिपियां बनाते हैं, अपनी फोटो कापियां बनाती हैं, जैसे एक कोष की जीव होता है। क्या हम इसको भी जोड़ सकते हैं? तो ये एनसीईआरटी कहती है। अब देखो परिभाषा, मेन परिभाषा पे आ जाओ। तो देखो मैं एक परिभाषा लिखता हूं, ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा। तो अगर मैं कह दूं कि जीवन क्या है, तो देखो कहता है कि ऐसा लक्षण, देखना ध्यान से लिखना बेटा, ऐसा लक्षण, लिखो 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 लिखो, ये परिभाषा लिख लो जीवन की। ऐसा लक्षण जो सभी, ध्यान से सुनना, जो सभी जीवों में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है। जल्दी से फटाक से लिख लो, पाया जाता है। ऐसा लक्षण जो सभी जीवों में पाया जाता है और केवल जीव में पाया जाता है, और केवल जीव में पाया जाता है, जीव में पाया जाता है, जीव में पाया जाता, लिख लो बेटा कटाक्ष से, जाता है। ठीक है, अब देखो कहता ऐसा लक्षण जो केवल जीव में पाया जाए। जैसे एक जीव है, यहां पे कोई ऐसा लक्षण पाया जाए जो केवल जीव में पाया जाए, केवल जीव में पाया जाए और केवल जीव में पाया जाए। ऐसा सभी लक्षण, ऐसा जो सभी लक्षण जो जीवों में पाया जाए और केवल जीव में, दो बात याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा लक्षण जो जीव में पाया जाए और निर्जीव में भी पाया जाए, इसको सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कह दूं ये पेन है, पेन में जो लक्षण है वो मेरे भी शरीर में है, तो हम कह देते यार तो निर्जीवों में तो भी लक्षण है ये, अब मेरे में भी है, सजीव में है, तो क्या ये सही परिभाषा है? तो मैं कहते यार ये तो मजे वाली बात नहीं ना। कहता है कि ऐसा लक्षण जो जीव में हो और केवल जीव में, निर्जीव में ना हो, तब हम उसे सही रूप से परिभाषित कर सकते हैं। अब 1.1 हम आगे आएंगे, इस परिभाषा को ध्यान से लिख लो और समझ लो, फिर आगे हम लोग एक एक पॉइंट पर जिक्र करते हैं। चलिए फटाक से आ जाइए। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बेटा, नजरें आ जाओ, नजर इधर देखो। कहता है कि सभी जीवों में वृद्धि करते हैं। वृद्धि की एक बात की इसने, वृद्धि की एक बात की, ग्रोथ की एक बात की, और ये ग्रोथ एक लक्षण है। देखना पहला लक्षण आया वृद्धि, ओके बेटा, वृद्धि यानी ग्रोथ की बात किया। तो अब कहता ग्रोथ क्या है, कहता ग्रोथ क्या है, क्या ये लक्षण सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है? सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर सजीव में पाया जाता है, नो डाउट्स, सभी सजीवों में पाया जाता है, नो डाउट्स, परंतु निर्जीव में भी पाया जाता है सर। तो क्या ये सही रूप से परिभाषित है? तो हम कहेंगे यार जीवों के यानी लाइफ की बात करें, जीव क्या है, तो लाइफ की बात करें तो ये सही रूप से परिभाषित नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा, क्योंकि परिभाषा में हमने देखा कि ऐसा लक्षण जो जीव में पाया जाए और सिर्फ केवल जीव में ही पाया जाए। भाई साहब समझ रहे ना, मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा लक्षण जो जीव में पाया जाए और केवल जीव में पाया जाए। ऐसा नहीं कि चल भैया तू उधर पाया जाए, निर्जीव में भी पाया जाए, उसमें पाया जाए, तो मंगल ग्रह में पाया जाए, सूर्य तारे में पाया जाए, हट, ऐसी गलत बात है। ठीक है, चलिए आ गया हूं। अब देखो वृद्धि क्या है। वृद्धि कहता है कि वृद्धि क्या है, तो देखिए वृद्धि दो तरीके से होती है। वृद्धि माना इंक्रीज ऑफ साइज, जब हमारे शरीर में इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होता है, तो उसे हम लोग वृद्धि करते हैं, इंक्रीज ऑफ साइज। हम मान लो हम छोटे से थे, बड़े हो गए, हमारी वृद्धि हो गई। 1 रुपए तुम्हारे पास है, 2 रुपए हो गया, 4 रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया, तो वृद्धि है ना, इंक्रीज ऑफ साइज। तो देखो कहता है कि जो वृद्धि है वो दो तरीके से होती है। एक तो संख्या में, क्या बेटा, संख्या में, नंबर में, और दूसरा भार में, भार वेट में। देखो अब कैसे, अरे भाई अगर एक सेल है, ध्यान से सुनो, एक सेल है तो इसने डिवीजन किया, 2 सेल बनाई। अगर एक कोष की सेल है, एक कोष की जीव है, तो एक सेल 2 सेल बनाई, 2 से 4 बनाई। अब देख बेटा ये वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? कहेंगे यस सर ये तो वृद्धि हो रही है।
तो कहता है संख्या में वृद्धि, नंबर में वृद्धि, नंबर ऑफ ग्रोथ, नंबर में बढ़ोतरी होना भी वृद्धि होता है। अगर एक कोष की सेल है, एक कोष की कोई जीवन है, तो वो अगर बटना प्रारंभ करेगी, सेल डिवीजन करेगी, तब पर भी वो वृद्धि करेगी। यस यस। तो हम कहेंगे क्या? बैक्टीरिया, क्या पैरामीशियम, क्या अमीबा, क्या यूग्लेना वृद्धि करते हैं? तो हम कहते हैं यस। और इनकी वृद्धि जनन का रूप लेती है। जैसे बैक्टीरिया है, सेल डिवीजन किया, जब सेल डिवीजन की तो वृद्धि की और इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया, यानी रिप्रोडक्शन में वो वृद्धि कर जाते भाई, है ना। अमीबा है तो अपने बॉडी को तोड़ करके कई भागों में बांट दिया और उसके प्रत्येक भाग से उनकी संतानें हो गई, तो ये भी तो वृद्धि हुई ना। एकदम सही सर। भार में, भार का मतलब होता है जैसे एक सेल है और वो सेल क्या हो जाए, भार में वृद्धि कर जाए, वेट में वृद्धि कर, बड़ी हो जाए, इंक्रीज ऑफ साइज, तो इसको भी हम लोग वृद्धि कहते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं और कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है लेकिन भार में वृद्धि होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाई साहब कि वृद्धि, यानी संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि, दोनों तरीके से समझना है। ओके। अब देखो कहता है, देखो अब यहां पे एक बात चलेगी, कहता है देखो जीवों के भार और संख्या में वृद्धि, ये दो वृद्धि द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ये नोट करो, अब खटाक से लिखो, यानी जो वृद्धि है वो द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ये क्वेश्चन नीट का है बेटा, ये नीट में पूछा जा सकता है, ये नीट का क्वेश्चन है और इसको आप लोग याद कर लेंगे कि वृद्धि में संख्या और भार में वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि का कौन सा लक्षण? द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ये क्वेश्चन फटाक से लिख लो, वृद्धि में खटाक से लिख लो, ये क्वेश्चन पक्का लिख लो, ठीक है। अब देखिए कहता है, अब आपको ये बताएगा कि देखो भाई साहब जो वृद्धि है ना वो अलग अलग है। अब ध्यान से सुनो, फोकस करो। हमने कहा वृद्धि जो है एक तो नंबर में है, एक तो भार में है, वेट में है, लेकिन अब फोकस करो, हम लोगों को वृद्धि होती है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि बेटा हमेशा जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। यानी पौधों में हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है और हमेशा वृद्धि करती रहती है। पौधा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, चाहे जितना पुराना हो जाए, नई नई शाखाएं निकलती ना, तो पौधे में हमेशा वृद्धि होती रहती है। फिर आ जाओ, परंतु जंतु में, हम लोगों में वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। परंतु हम में सेल डिवीजन चलता है लेकिन वृद्धि रुक जाती है। हम में सेल डिवीजन, अगर देखो हम जंतु हैं, हम एक समय के बाद इनमें बड़े हो गए फिर रुक गए भैया। अगर हम में भी जीवन भर वृद्धि होती तो हम लोग लंबे हम लोग आकाश तक पहुंच जाते ना, बड़े बड़े हो जाते, पौधे जैसे ऐसे ऐसे चलते, और है ना, तो पेड़ में चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अब देखो ध्यान से सुनो, कहता है कि वृद्धि जो होती है पौधों में हमेशा चलती रहती है और जंतुओं में एक समय के बाद ठहर जाती है, रुक जाती है। परंतु जंतु में सेल डिवीजन होता है, क्योंकि जो सेल डेड हो जाती है उस पर रीजनरेट करती है, दोबारा सेल बनती है, इसलिए सेल डिवीजन चलता है। जैसे देखो कहीं पे कट फट जाए तो वो घाव भर जाता है, यानी कोशिका विभाजन चलता है लेकिन वृद्धि रुक जाती है। जैसे आरबीसी 120 दिन बाद मर जाती है, फिर डेड हो जाती है, फिर नई बनती है बोन मैरो से, तब पर अब सोचो यहाँ पे नई नई सेल बनती है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके। दूसरी बात यहाँ पे दूसरी बात बताते हैं। देखो कहता है कि अब भैया ऐसा होता है, पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है और प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होती है और रुक जाती है। फिर कहते हैं लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिका जो नष्ट हो जाती है वो नई आ सके, नई कोशिकाएं बन सके। एक कोष की, देखो कहते हैं एक कोष की भी वृद्धि करती है, वो कैसे करती है? सेल डिवीजन से करती है। अब देखिए कहता है कि साफ साफ इसमें एक बात बताया कि ऐसा होता है ना
कि वृद्धि, अगर हम देखें वृद्धि की घटना को देखें तो कहता है कि जो वृद्धि होती है वो सजीवों में होती है लेकिन निर्जीव में भी होती है, इस पर आप फोकस करिए। तो कहता है कि देखो अगर सजीव में होता है, यदि हम वृद्धि को देखें, वृद्धि की भार की वृद्धि करें तो कहता है निर्जीव में भी वृद्धि होती है। जैसे पर्वत, ठीक है, रेत के मैदान, गोलाशय, रेत के टीले में वृद्धि होती है। पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो बाढ़ते हैं, हमने सुना। तो कहता है कि ये वृद्धि भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस फिर करना है, सजीवों में वृद्धि इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, लेकिन निर्जीवों में वृद्धि एक्सटर्नल बाह्य होती है। ठीक है, लिखो, सजीव में वृद्धि इंटरनल। देख भाई, जैसे हम लोग छोटे से थे, अगर कहीं पे कट फट जाता है ना तो हम लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका जो चिन्ह है, कट मार्क्स है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है ना। तो हम में वृद्धि कैसे हुई? इंटरनल हो रही है, आंतरिक सेल डिवीजन से हो रही है। जो बाह्य वृद्धि है वो कैसे है? जैसे कोई पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ पे देखो ये पहाड़ है, तो इसमें बाह्य वृद्धि से होगी, इनके ऊपरी सतह से होगी, यहां पर ऐसे बाह्य वृद्धि होगी, ऊपरी सतह से इंक्रीज ऑफ साइज होगा। तो हम लोग इसके निर्जीव को कहते हैं कि इसमें बाह्य वृद्धि होती है, सजीव को कहते हैं आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहां पे परिभाषा में आ जाओ तो कहता है देखो ऐसा है कि ये अगर हम माने परिभाषा तो ये दोनों में हो रही है, वृद्धि दोनों में हो रही है। तो वृद्धि अगर दोनों में हो रही है तो हम इसको सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हमने कहा जीव के परिभाषा को एक लिखा कि ऐसा लक्षण जो सजीव में हो और केवल सजीव में हो। ठीक है, तो देखो वृद्धि एक लक्षण है जो सजीव में होती है, नो डाउट्स, परंतु निर्जीव में भी होती है। ठीक है, तब हम इसे सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाओ। अब अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है बेटा। ओके, ध्यान से अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाना है। तो अगला पॉइंट आपका कह क्या रहा है, ध्यान से सुनना है। ओके, चलो, तो कहता है देखो इस प्रकार जीव में वृद्धि हुई, बात समझ में आई। और बहुत सारे जीवों का हम जब लेते हैं, बहुत सारे जीवों को हम लोग देखते हैं तो उसमें भी कहता है इस प्रकार जनन भी जीवों का एक अभिलक्षण है। अब जनन रिप्रोडक्शन की बात मानते हैं हम, दूसरा आते हैं रिप्रोडक्शन। तो कहता है रिप्रोडक्शन मतलब होता है एक नई संतान को जन्म देना। क्या? रिप्रोडक्शन, दूसरा लक्षण आया रिप्रोडक्शन। क्या ये सही रूप से परिभाषित है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया रिप्रोडक्शन जो होता है वो जीव में होता है, बिल्कुल, चाहे तो वो एक कोष की जीव हो चाहे बहुकोष की जीव हो, सभी में अपना जीवन बनाने की क्षमता होती है, इन्हीं सजीव में होती है। लेकिन कहता है कि कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें ये क्षमता नहीं भी होती है। अबे यार भाई, तो क्या ये सही रूप से परिभाषित है? तो कहेंगे नहीं भाई, ये तो गलत बात। हमने कहा ऐसा लक्षण जो सिर्फ सजीव में पाया जाए, सभी सजीव में पाया जाए, सभी सजीव में पाया जाए, केवल सजीव में पाया जाए। तो अब हम कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन, अपनी संतान को जन्म देना। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनन कहलाता है। क्या सभी जीवों में ये लक्षण पाए जाते हैं? तो हमने कहा हाँ यार, बहुत सारे में पाए जाते हैं, बहुत सारे में नहीं पाए जाते हैं। तो कहते हैं यार, तो क्या इसे हम सही रूप से परिभाषित कर सकते हैं? तो हम कहते हैं कि यार ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, हम सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। देखिए, कहता है कि देखो जनन मतलब रिप्रोडक्शन, वृद्धि के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या की जाती है। नहीं कहता बहुकोष की जीव में जनन का अर्थ अपनी संतान का उत्पन्न करना, अपनी संतान बनाना, और जिनके अभिलक्षण लगभग उसी के माता पिता जैसे मिलते हैं, मतलब उसी के पैरंट जैसे। जैसे मनुष्य के संतान है तो मनुष्य होगा, गधा पैदा नहीं होगा। ठीक है, भले हम लोग बोल देते तो गधा है, घोड़ा है, कुत्ता, कमीना है, नहीं, लेकिन मनुष्य की संतान मनुष्य होती है। ठीक है, तो वो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स की ही तरह होते हैं। फिर कहता है लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लैंगिक में कहता है अलैंगिक एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे फंजाई होता है, कवक होता है, इनकी स्पोर द्वारा गुणन होता है और सरलता से फैल जाती है। अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता नहीं, एक एकल जीव द्वारा होता है, एक ही पेरेंट के द्वारा उनकी संतान बनती है। जैसे हम लोग का निम्न कोट की ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा।
अगर बडिंग नहीं समझते तो जैसे देखो यहाँ पे एक ईस्ट होता है, पहले एक सेल वाला होता है, और यहाँ पे आउट ग्रोथ के रूप में एक बड निकलता है, और ये बड इससे इनके अपने पेरेंट्स से ऐसे अलग होकर के एक नई संतान बना लेता है। तो इसे कहते हैं बाई बडिंग द्वारा जनन, बाई बडिंग यानी मुकुलन द्वारा। अब मुकुलन कैसे कहते, देखो भाई ये ईस्ट है, और इसमें एक समय के बाद एक आउट ग्रोथ के रूप में संरचना बनी, इसे हम लोग बड बोलते हैं, बड, ठीक है। और ये बड अलग होकर के एक नई संतान बना ली, तो कहे बाई बडिंग द्वारा जनन भाई साहब, ठीक है। मुकुलन द्वारा इसी तरह हाइड्रा में होता है। प्लानेरिया जिसे हम लोग चैप्टेक्रिम वास्तविक पुनर्जन्म होता है, रीजनरेशन करता है, और कहता है अपने शरीर को खंडित कर देता है और पुनः उस पर एक नया जीव बना लेता है। फिर कहता है देखो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ये जो जीव है और ये अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, अपनी जनन संख्या में बढ़ाए, और तो हम इसे जनन कहेंगे, क्योंकि एक कोशिकीय बैक्टीरिया वगैरह भी ले लेंगे। तो कहता है कि चलो संख्या में बढ़ रहा है, जैसे जीवाणु है, एक कोशिकीय शैवाल है, अमीबा है, तो ये क्या करता है अपनी नंबर बढ़ाता है और उसे हम लोग जनन कह देते हैं। लेकिन क्या सही रूप से परिभाषित है, ध्यान से सुनना, क्या जनन सभी सही रूप से परिभाषित है? तो हम कह देंगे भाई जो जनन है ना वो सही रूप से परिभाषित नहीं है। देखो कैसे, अब आ जाओ यहां पर, कहता है देखो परिभाषा की बात करते हैं, तो हमने देखा कि अब तक जो है जीव में जनन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, यहां पे पॉइंट करो, यहां पे पॉइंट करना, कुछ ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जो जनन जिनकी संतानें पैदा नहीं होती है, जनन नहीं करते हैं। देखो कैसे, कहता है देखो खच्चर होता है, खच्चर नाम सुने होंगे, खच्चर, खच्चर देखे हो ना, खच्चर जो ईटा उटा ढोता है, बोझा ओझा ढोता है, तो कहता है खच्चर जो है वो जीव है। हम देख सकते हैं भाई आप खाता होता पीता चलता रहता है तो जीव है। अगर हम कह दे कि खाते पीते चलने वाला जो है, जो अगर हम उसको लक्षण माने जीव का, तो गलत बात है ना। तो कहेंगे देखो भाई साहब इसमें इनमें संतान बनाने की क्षमता नहीं होती है, स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, इनफर्टिलिटी होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो कहता है कि जनन एक लक्षण है जो जीवों में पाया जाता है, नो डाउट, परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें जनन नहीं होता है, अर्थात अपनी संतान नहीं बनाता है, तो हम इसको पूरी तरह से जीवों के परिभाषा में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखो खच्चर जो होता है, गधा और घोड़ा, गधा और घोड़ा अलग होते हैं, खच्चर अलग होता है, गधा अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, खच्चर। गधा और घोड़ा के रिप्रोडक्शन से, गधा और घोड़ा के रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एक जो बच्चा पैदा होता है उसे खच्चर कहते हैं, जो नपुंसक होता है। ये भी जीव है लेकिन इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, बाध्य कारगर मधुमक्खी, बाध्य कारगर मधुमक्खी मतलब मधुमक्खी जो होती है तीन रूप में होती है, एक रानी मक्खी होती है, और एक ड्रोन्स होते हैं नर मक्खी जिसे कहते हैं, एक जो श्रमिक होती है, श्रमिक मतलब कामगार जो शहद बनाती है, वही कामगार होती है जो शहद बनाती है छत्ते पर, ठीक है। तो जो छत्ते में शहद बनाने का काम करते हैं उसे कामगार मक्खी कहते हैं, वो भी नपुंसक होती है, उनकी कोई संतान नहीं होती है। रानी मक्खी की संतान होती है, वो फर्टाइल होती है, जबकि जो ड्रोन्स होते हैं जिसे ड्रोन बोलते हैं या नर मक्खी बोलते हैं वो भी फर्टाइल्स होते हैं। लेकिन जो एक मक्खी होती है श्रमिक जिसे वर्कर मक्खी कहते हैं, जो शहद बिचारी बनाती है, छत्ते बनाती है, छत्ते के रख रखाव करती है और तुमको दौड़ा दौड़ा के काट लेती हैं, वो बिचारी क्या होती हैं, वो हमेशा नपुंसक होती है, उनकी कोई संतान नहीं होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कामगार मक्खियां, ठीक है। अनवर मानव, इनकी कोई संतानें नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि जनन पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। अगला पॉइंट, उपापचय, उपापचय को परिभाषित किया जा सकता है, बोलो। अब हम चलते हैं उपापचय। उपापचय क्या होता है पहले समझ लीजिए, तब फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कोई भी सेल है, ध्यान से सुनना, उपापचय क्या है, कहता है सेल में एक रासायनिक क्रिया चलती है, सेल के अंदर एक रासायनिक क्रिया चलती है जिसमें कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं और कुछ रासायनिक पदार्थ बिगड़ते हैं, इस तरह सेल का जीवन चलता है। अब देखो उपापचय एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा लक्षण है जो सभी सेलों में पाया जाता है, सभी सेलों में पाया जाता है, सभी सेलों में पाया जाता है, सभी सेल में, याद रखना।
उपापचय मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सेलों में पाया जाता है। अब ये प्रक्रिया क्या है? कहता है कि ये प्रक्रिया हमेशा कोशिकाओं में होता है और इस प्रक्रिया के द्वारा कोई नया रासायनिक पदार्थ बनता है और बिगड़ता है, तो इसे हम लोग कहते हैं उपापचय। अब बेटा एक बात सोचो, यह क्या जीवन को परिभाषित कर देगा? मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि ये सभी सेलों में पाया जाता है। सभी, दुनिया की कोई सेल है, एक कोश की है, कोई भी है, बैक्टीरिया है, सबसे छोटा सेल, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो कहता उपापचय जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सेलों में पाया जाता है। अगर सेल है तो जीवन है, सेल नहीं तो जीवन नहीं। अब देखो वायरस कभी सेल नहीं होता है, वायरस को हम सेल नाम नहीं देते हैं, वायरस में उपापचय नहीं होती है, तो वायरस निर्जीव होता है। वायरस निर्जीव होता है, उसमें ना उपापचय होती है ना उसे हम जीवन कह सकते हैं। हमने कहा ऐसा लक्षण जो सभी में पाया जाए, सभी जीव में। तो देखो जीव है यानी सेल है तो जीव है, तो सभी सेल में पाया जा रहा, तो ये उपापचय सही रूप से जीव को परिभाषित करती है, क्योंकि यह उपापचय प्रक्रिया केवल जीव में पाई जाती है और सभी जीव में पाई जाती है। केवल जीव में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, केवल जीव में पाई जाती है, लेकिन सभी जीवों में पाई जाती है। ओके, ध्यान से सुनना। चलिए अब हम लोग आगे चलते बढ़ते हुए, हमने कहा एक बात और समझो, तो कहता है देखो कुछ और उपापचय कहते साथ साथ बढ़ती है, और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे हमने कहा कि उपापचय के एक ऐसे प्रोसेस है जो कहते हैं कि जीवों के शरीर के बाहर परख नली में भी उपापचय की क्रिया होती है, लेकिन यह उपापचय क्रिया ना तो जैव है और ना ही निर्जीव है। जैसे देखिए उपापचय की क्रिया, मैंने कहा कि देख ऐसे प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल बनता है, तो हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और देखते हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ आपस में बनते और बिगड़ते रहते हैं। नहीं, रासायनिक अपक्रिया चलती है, रासायनिक अपक्रिया चलती है, लेकिन यह अपक्रिया न तो जैव है, न जीव में होती है और ना निर्जीव होती है। ठीक है, परक नली में जो रासायनिक अपक्रिया चलती है, कुछ केमिकल बनते हैं और बिगड़ते हैं, उससे हमने कहा कि यह ना तो जैव है, न जीवों में हो रही है और ना ये तो निर्जीव ही है। ठीक है, उपापचय की बात कर रहे हैं, तो इस तरह हमें पता चला कि भैया एकदम परिभाषित है। कहता है, अब देखो कहता अतः उपापचय क्रिया निरापवाद एकदम विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में जो परख नली में एकाकी उपापचय क्रिया जैविक नहीं है, यद्यपि ये सुनिश्चित है कि जीवित क्रियाएं हैं। ठीक है, अतः शरीर की कोशिकाओं के संगठन जीवन स्वरूप ये सुस्पष्ट अभिलक्षण है। मतलब उपापचय को हम सही रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ सजीव में पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती। ओके, बात समझ में आई ना? ओके बेटा, फटाक से बताओ बेटा। बड़े बड़े वाह भैया वाह। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक एक परिभाषा समझना है बेटा सभी को, मैं बहुत एकदम बेसिक रूप से समझा रहा हूं, और ये मैंने आपसे कहा कि देखो ये बोर्ड के लिए, नीट के लिए और आपके आने वाले भविष्य के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट समझना है। और शुरुआत जीव विज्ञान की यहीं से होती है, क्योंकि अगर ये सारे चैप्टर अगर बच्चा छोड़ देता है तो वो हमेशा बस क्लास में मुंह बा करके बैठा रहता है, उसको कुछ पता होता नहीं होता है कि जैव क्या है, उपापचय क्या है, ग्रोथ क्या है। तो वो सिर्फ ग्रोथ के समझता कि अच्छा उससे पूछो कि ग्रोथ क्या है, क्या सजीव में होता है, निर्जीव में होता है, तो कभी कंफ्यूजन ही रहेगा। तो इसलिए हम बेस को पहले मजबूत करेंगे। अगर बेस कमजोर हो जाएगा तो हम बायोलॉजी को समझने में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होती है। तो ये चैप्टर आपको बहुत प्यार से समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें कहता है, अब आगे हम कहें तो संवेदनशीलता। देखो अब देखो कहता है शायद सभी जीवों का अभिलक्षण सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। इसको पूरा आपको लिख लेना है, ये सब नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट का ये क्वेश्चन बनता है, तो फटाक से इसको समझ लेंगे। तो कहता है क्या जीव में संवेदन
होता है, क्या जीव में संवेदन उनके पर्यावरण के प्रति संवेदन रखता है, तो क्या ये सही है? तो हमने देख, हम एकदम बात सही है भाई, क्योंकि संवेदन सब में होता है। अब देखो, पहले स्टार्ट करो, कहता है जीव का पर्यावरण से रिलेशन होता है, संवेदन तो रखता है भाई, जिस पर्यावरण में वो जीता है। कि ये तो हम एक सीधी सी बात करें कि भैया ये तो डेवलप की बात है, विकासी प्रोसेस की बात हो गई। क्योंकि अगर विकासी प्रोसेस, आज हम इतने जटिल बन गए, आज हम इतना जटिल बने हुए हैं, तो वो पर्यावरण का देन है। उन्हीं के प्रति हम लोग अनुकूलन करके करके कर करके बहुत सारे, जो पहले एक कोष की इस धरती पे एक सेल वाले थे, फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर जटिल आए, अंगो तंत्र वाले आए। तो भाई साहब, हमारा पर्यावरण के लिए रिलेशन था, सीधी सी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कहता है देखो क्या संवेदना, जीव का संवेदन पर्यावरण से रिलेशन रखता है। संवेदन एक लक्षण है जो जीवों में पाया जाता है और केवल जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे? देखो, आ जाओ एनसीईआरटी के लाइन पर। तो कहता है देखो, कहता है कि ये जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया करता है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा पर्यावरण से अवगत होते हैं। हम अपने संवेदी महसूस करते हैं, सूर्य का प्रकाश आया, हवा चल रही है, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है ना। हमें पता चल रहा है कि भाई, हमें पता चला पर्यावरण में हमको महसूस करा रहा है कि पर्यावरण में चेंज है। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा पौधे, प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों का, ये जो प्रकाश के लिए भी वो फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश आया फोटोसिंथेसिस कर लिया, प्रकाश आया नहीं आया तो उनको संवेदन है। ठीक है, ताप, टेम्परेचर, ठीक है, और हम कहे ताप पर, पानी पर, ये सब क्या होते हैं? ये सभी एक कोशिकी से लेकर के बहुकोश के प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक सभी जीव संवेदन रखते हैं। कैसे? जैसे हम प्रकाश की बात करें तो एक प्रकाश में हम एक बात करें कि दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना बेटा, ये एनसीईआरटी में तुमको दिया गया है। देखो, अब देखो यहां पे आ जाओ, देखो ऐसे कहता है दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता मतलब कि सभी जीव, जो पौधे होते हैं, वो दीप्ति कालिता करते हैं, अर्थात वो प्रकाश के प्रति क्या करते हैं? दीप्ति कालिता रखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से सुनना ये दीप्ति कालिता क्या है। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ। ठीक, चलो अब इसमें देखिए कहा गया कि देखो ऐसा है, जो पर्यावरण के प्रति हमारा संवेदन है वो कैसे? जैसे एक दीप्ति कालिता, फोटो पीरियड। अब ये है क्या प्रोसेस? जैसे एक गमला ले लो, सुनो ध्यान से एक गमला ले लो, एक गमले में एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट लगा दो, एक ऐसा पुष्पी पौधा लगाओ। ठीक है, पुष्पी पौधे को धूप में रख दो। तो कहता है कि जब हम किसी एक पुष्पी पौधे को धूप में रखते हैं, तो मान लो 21 दिन उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उसका पुष्प खिल जाता है। एक पौधा है छोटा सा, उसे बो दिए, ठीक है, प्लांटिंग किए और उसको धूप में रख दिए। धूप में रखने के बाद 21 दिन में उसमें फ्लावर निकल आता है। ठीक है, ऐसे समझ, 21 दिन के बाद 21 दिन लगातार उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो पुष्प निकल आएगा, खिल जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर उसी पौधे को हम 19 दिन धूप पे रखें और 10 दिन हम डार्क में रख दें, धूप में न रखें, तो क्या पुष्प खिलेगा? कहता नहीं भाई, नहीं खिलेगा, पुष्प नहीं खिलेगा, क्योंकि उसको 21 दिन प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है, अब हम उसको फिर से 3 दिन 2 दिन रख देते हैं, फिर से उसको 3 दिन रखें 2 दिन रखें, तो वो उसमें प्रकाश 3 दिन और पाएगा तो तुरंत फूल खिल जाएगा। अब सोचो कि उसको 21 दिन चाहे अल्टरनेट करके, गैप करके मिले, चाहे लगातार मिले, 21 दिन अगर उसको प्रकाश मिलेगा तभी फूल खिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि पौधा प्रकाश के प्रति संवेदन रखता है ना? नहीं तो खिल जाना चाहिए ना भाई। अगर हम उस 19 दिन धूप में रखें और फिर डार्क में रख दिए तो 22, 23, 24 दिन हो जाएगा, तब पर भी नहीं खिलता है। लेकिन फिर से उसको 3 दिन रख दे, 2 दिन रख दे तो फिर खिल जाता है। तो इससे ये पता चलता है
कि पौधे भी प्रकाश के प्रति संवेदन रखते हैं और इसी प्रोसेस को दीप्तिकालिता या फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं। ओके, बात समझ में आ रही ना बेटा? फटाक से बताओ कमेंट करके। ओ भाई फटाक से बताओ, ये बात समझ में आई? तो कहता है कि देखो ये क्या करता है कि हम इसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो संवेदन है ये पूरी तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखो कैसे, तो कहता है देखो हम इसे संवेदन को पूरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जीव का लक्षण है, जीव का लक्षण होता है। ठीक है भाई, कौन सा? संवेदना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं चेतना जीवों की परिभाषा के लिए अविलक्षणी हो जाता है। ये हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये जीवों के लिए संवेदन रखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कहां पर? हम लोग आगे आए गए हैं जीव जगत में विविधता। अब पॉइंट सोचो, तो जीव हम पढ़े कि जीव क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। हम लाइफ उसे कहते हैं तो सभी जीवन में ऐसे लक्षण जो सभी जीवन में हो, सभी जीवों में हो और केवल जीवन में, तब हम उसे कहते हैं लाइफ यानी जीवन। दूसरी बात आई, अब देखो सीरियल हम लोग चल रहे हैं एकदम सीरियल से। पहले हमने जीवन समझा कि जीवन है क्या, कुछ उसकी परिभाषाएं समझी। अब हम कहते हैं कि इस धरती पे बहुत सारे जीवन हैं, तो क्या हम इस जीवन को कैसे समझे, कैसे पढ़े, इसका स्टडी कैसे करें, अध्ययन कैसे करें? तो क्या हमें सारे जीवन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, या बहुत सारे आप फॉरेस्ट चले जाओ, जंगल चले जाओ, तो उसमें आपको कुछ एक दो पौधे का नाम याद होगा, बाकी का नाम आप नहीं जानते हैं। एग्जैक्ट सच बात है। तो हम पहले तो इस धरती में देखेंगे कि बहुत सारे वैरायटी के, बहुत सारी जाति के जीव पाए जाते हैं, और फिर हम अपने अनुसार, मनुष्य अपने अनुसार, अपने लाभ और हानि के अनुसार उन पौधों और जीवों का स्टडी करता है। मनुष्य स्वार्थी है। अगर भैंस से, गाय से उसको दूध की प्राप्ति ना होती तो मनुष्य उसको कभी नहीं पालता, उस पर कभी भी सर्वे नहीं करता। गेहूं एज ए फूड, गेहूं धान एज ए फूड, अगर वो भोजन नहीं होता तो उनकी बहुत सारी वैरायटियां ना बनाता। तो मनुष्य जो है सभी जीवों को जानना चाहता है और अपने आप को जीवित रखना चाहता है। सच्चाई ये है, अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, और ये आज से नहीं, आदि से है। आदि मतलब हमारे महर्षि मुनि तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब समझते हो? तपस्या का मतलब वो है जो आज का साइंटिस्ट करता है, खोज करता है। तो वो तपस्या करते थे जंगलों में जाकर के, और बहुत सारे जड़ी बूटियों पर शोध किया करते थे, और वही शोध का परिणाम एक अच्छा जीवन हुआ करता था। वैद हुआ करते थे, वो किसी भी छोटे छोटे पेड़ पौधों के जड़ों को, पत्तियों को एज ए मेडिसिन, दवा के रूप में उपयोग करते थे। यस नो? यस। आज भी तो हम उन्हीं पौधों से, उन्हीं सूक्ष्म जीव से मेडिसिन तैयार करते हैं। तो मनुष्य बहुत सारे जीवों का स्टडी क्यों करता है? वो अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ का मतलब वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है। ऐसा क्यों भैया? आज के इंसान कोई सुंदर नहीं दिखता ना, वो ब्यूटी पार्लर चला जाता है, टी टी टी, बढ़िया छोप ओप के पाउडर, बढ़िया क्रीम व्रीम लगा करके, बढ़िया लिपस्टिक लगा करके मेंटेन हो जाता है। अर्थात मनुष्य की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, वो अक्सर उत्तेजित, अच्छा, जवान दिखना चाहता है। कोई भी मनुष्य से पूछे तुम मरना चाहते हो?
नहीं नहीं नहीं, अगर अगर किसी लड़की की आंटी बोल दो पिट जाओगे। किसी बुड्ढे को कह दो यार तुम तो अब जाने वाले हो, 45-50 साल के बुड्ढे बोले दादा देखो कैसे घूर के देखता है, ऐसे लगे खा जाएगा। ऐसा उसे लगता है कभी वृद्धावस्था आएगी ही नहीं। मनुष्य इस पर निर्भर है, वो हमेशा उत्तेजित, जवान, आकर्षित दिखना चाहता है, और इसका कारण वो खोज करता है, अपने को मेंटेन रखना चाहता है मनुष्य, तो उसने खोज किया। अब नाम देते हैं जैव विविधता की। ऊपर देखो क्रॉक्स हेडिंग बता रही जैव विविधता है क्या। जैव विविधता समझ ले और हम इसका उपयोग क्यों करते हैं इसको समझ लेते हैं। ओके फटाक से आ जाओ, फटाक से, ओके फटाक से आ जाओ, पूरी कहानी के साथ फटाक से आ जाओ। ये धरती माता है हमारी, हम ही ऐसे देश के वासी हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं जो एक ग्रह को माता कह के पुकारते हैं। हम ऐसे देश के वासी हैं जो एक ग्रह को माता कह के पुकारते हैं। कोई और देश कहता है नहीं। क्या बात है, चलिए आ जाओ फटाक से। हमने कहा ये धरती है, ध्यान से, ये क्या है, पृथ्वी है। अब हमने कहा कि पृथ्वी के अलग अलग भाग हैं। हमने देखा कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में जीव पाए जाते हैं, और ये जो जीव हैं अलग अलग जातियां हैं सर, अलग अलग जीव की जातियां पाई जाती है। जीव की जाति है, बहुत सारी जातियां हैं। हम कह सकते हैं सर, एक मन में क्वेश्चन आया हमारे, ऐसा सोचो, ऐसे सोचो तुम, हमने कहा पृथ्वी है, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारी जीव जातियां जिंदा रहती हैं सर। तो एक बात बता दो हमें, एक बात बता दो, जो जिस वातावरण में रहता है, हम लोग मान लो यहां पे हैं, हमारे साथ बिच्छू, स्नेक, कुत्ता, भेड़, बकरी सब है, बहुत सारी जीव जातियां, अलग अलग जातियां एक ही प्लेस पर है। तो क्या है सारी जातियों के लिए ये एटमॉस्फेयर एडाप्ट है, अनुकूल है? तो मैं कह दूं यस यस। अगर मैं यहां पे सरवाइव कर रहा हूं तो पेड़ पौधे भी सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं, तो इसका मतलब उनके लिए भी अनुकूल वातावरण है और मेरे लिए भी अनुकूल वातावरण है। अगर इस पर जहां पे मैं हूं सिर्फ मैं जिंदा रहूं तो ये सिर्फ मेरे लिए अनुकूल वातावरण है। यहाँ पे सिर्फ स्नेक जिंदा रहे और सब मर जाएं, या पेड़ पौधा एक ही जाति जिंदा रहे और सब यहाँ पे नहीं जी सकते हैं, तो वो उनके लिए अनुकूल है। हमने देखा कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जैव विविधता है, यानी कहीं कहीं क्षेत्र पे बहुत सारी वैरायटियां हैं जीव जातियों की, बहुत अलग अलग जातियां हैं, और कहीं कहीं पे बहुत कम है। जैसे कैसे सर, राजस्थान चले जाइए, डेजर्ट चले जाइए, रेगिस्तान चले जाइए, तो वहां पे बहुत कम वैरायटियां देखने को मिलती है। अगर हम कह दें कि अगर फॉरेस्ट चले जाइए, ऐसे जंगल जहां पे मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चले जाइए, तो वहां पे घने आबादियां, घने जंगल, क्या सर वहां पर उनके लिए, सारे जीवों के लिए जो अलग अलग जातियां, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, उनके लिए अनुकूल वातावरण है? तो मैं कह दूंगा यस बेटा, उनके लिए अनुकूल वातावरण है, तभी तो इतनी घनी आबादियां हैं। समझ रहे ना? तो कहता जैव विविधता है क्या? तो कहता पृथ्वी पर या पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग जीव जातियां सरवाइव कर रही हैं, जो जीव जातियां होती, अनेकों प्रकार की जीव जातियां, उसे ही है कहते हैं जैव विविधता। जैव माने बायो, बायो माने लिविंग्स यानी बायो दो होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमने कहा कि इनकी विविधताएं हैं, वैरायटियां हैं एक ही स्थान पर, तो इसे हमने कहा जैव विविधता। दूसरी बात, जैव विविधता कितनी है? कहता है देखो भाई, हमारे आसपास बहुत सारे किस्म के जीव देखने को मिलते हैं, उसे ही हम लोग जैव विविधता बोल देते हैं, बस सीधी सी बात है। जो कहता है हम अभी तक हम ज्ञात वर्णित स्पीशीज जातियों की संख्या में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है।
जो कहता है हम इस जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। यानी धरती माता पे हमारे इतनी वैरायटियां, इतनी जात की वैरायटियां, इतनी जात की कितनी 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक। ये क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा फटाक से, कितनी जैव विविधता है, तो इसको नोट कर लेंगे। ओके, परिभाषा मैंने बोल दिया कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जो जीव जातियां हैं उसे ही जैव विविधता कहते हैं। अब कितनी है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक। ओके, फटाक से नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। अब आगे चलो, जैसे ये नोट हो गया तो हम कहते हैं कि यार हमारे बहुत सारे, जैसे कहते हैं कि जैसे बहुत सारे विश्व में मिलियन तक प्राणी और पौधे पाए जाते हैं, क्या हम अब इसके बारे में सोच सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं? तो कहता है यस, हम अलग अलग देश में भ्रमण करें, हम अलग अलग देश में भ्रमण करें तो उनके अलग अलग नाम होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे। तो क्या हमें स्टडी करने में आसानी होगी कि कठिनाई होगी? तो हम कहें कठिनाई होगी। ठीक है, ओके, बात समझ, यहां तक लिख लिए हो ना? यहां तक लिख लिए हो भाई साहब, सभी लोग यहां तक लिख लिए ना? ओके, अब सेट करो हमारे माइंड में, मैं पूरा चैप्टर इसको समझाता हूं। ठीक है, यहां तक आ गया। अभी तक हमने क्या देखा कि जीव क्या है, परिभाषा समझा, उसके अनुसार की परिभाषित किया, और हमने देखा जैव विविधता क्या है पृथ्वी पर, सीधा सीधा जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की जीव जातियों को हम जैव विविधता कहते हैं, जो बहुत ज्यादा है। हम प्राय आंख खोल करके देखते हैं तो बहुत सारे जीव हमको दिखाई देते हैं, बहुत सारे छिपकली, कीट, इंसेक्ट, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, जो एक ही प्लेस पे सरवाइव करता है, जिंदा रहता है। तो इसे ही हम लोग जैव विविधता नाम देते हैं बायो के सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। ओके, अब हम इसका स्टडी करना चाहें इतनी जातियों को, तो हम मर जाएंगे, मनुष्य मर जाएगा कभी जीवन में। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक अगर सभी जीव जातियों का स्टडी करेगा तो कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो अब इसका स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे देंगे, विभिन्न जातियों का नामकरण कैसे करेंगे? अब तुम कह दो कि अल्लाह गॉड भगवान ईश्वर पहले से बताया कि ये नीम है रे, ये नीम। अरे भाई, कोई तो नीम तो बताया होगा ना, कोई बताया होगा ये सर्प है, तो कोई तो नाम दिया होगा ना। तो ये जीवों का नाम पद्धति कैसे दिया जाता है, उसका नाम क्या रखा जाता है जो पूरी दुनिया में मान्य हो। हमारे भाषा में मैंने कहा ये पेन है, मैंने यहाँ कहा पेन है, चाइना में से कहा चीचाचू है ना? तो ऐसा नाम दो, चाइना में भी चले, इंग्लैंड में भी चले, भारत में चले, नेपाल में चले, काठमांडू में चले, समझ रहे? तो पूरे विश्व स्तर पर हम सभी जीवों का एक नामकरण करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आपको बताते हैं नामकरण पद्धति कैसे दी जाती है और कैसे लिखा जाता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और वीडियो को शेयर करना है आपको सभी लोगों को। मैं पूरी बायो पढ़ाऊंगा, सभी जहाँ पे नीट का क्वेश्चन होगा वहाँ पे बताऊंगा। ओके, वीडियो को लाइक करेंगे फटाक से और फटाक से शेयर कर देंगे। ओके, बाय बाय।